हेलो लर्नर्स, साक्षी गुप्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के सिलेबस में फिजिक्स में यूनिट 15 को, जिसमें हम लोग देखेंगे ताप एवं ऊष्मा वाले चैप्टर को। तो हमने इसके पहले बाकी सारे जो इसके टॉपिक्स थे उसको कवर किया है। हमने थ्योरीज किए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं आपके, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाती जा रही हूँ, जिससे आपकी तैयारी जो है वो मजबूत होती जाए और आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ताप एवं ऊष्मा की परिभाषा। जो टेम्परेचर होता है, ताप और ऊष्मा में क्या अंतर होता है, इसकी परिभाषा क्या है, आज इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ताप क्या होता है? किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की मात्रा को व्यक्त करने वाली भौतिक राशि को ताप कहते हैं, टेम्परेचर। जैसे कोई वस्तु है, जैसे बर्फ हो गई, बर्फ। अब आइस क्या होती है? ठंडी होती है। और कोई हॉट रॉड हो गई आपके ना, लोहे की कोई सी आयरन की रोड हो गई जो कि गर्म है, ठीक, यहाँ से एकदम रक्त तप्त बिल्कुल है। ओके, सो अब अगर इसका हम लोग टेम्परेचर मापने जाएंगे तो आइस का टेम्परेचर बहुत लो आएगा, लो टेम्परेचर पे होगी ये, और ये आयरन की रोड जो है वो कैसी होगी? हाई टेम्परेचर पे होगी। मीन्स इसमें क्या हुआ? टेम्परेचर में अंतर आया आपका, तो ये क्या हो गया? एक भौतिक राशि हो गई जिसको हम लोग माप सकते हैं। यह किसी वस्तु के कणों की औसत गतिज ऊर्जा की माप है। अगर देखो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो इसके अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होती है। और वहीं अगर हाई टेम्परेचर पे हम लोग देखते हैं किसी भी वस्तु के अणुओं को, तो उसकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए आयरन की रोड को अगर हम लोग यहाँ से गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये दूसरी तरफ भी गर्म धीरे धीरे होने लग जाती है, और इसमें क्या हो रहा है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी हाई होते हुए दिख रही है। ओके, मतलब मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जो अणु होते हैं बहुत फास्ट मूव करने लग जाते हैं, फास्ट गति करने लग जाते हैं। और लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि कोई भी अणु फास्ट गति नहीं करते हैं। जैसे आइस का हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, वो क्या करता है, आइस पिघलना शुरू कर देती है और पानी बन जाती है, और फिर पानी क्या होती है, भाप बन करके उड़ने लग जाते हैं पानी के अणु। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इतनी बात आई समझ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मापन की इकाइयों पर। जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग किन किन इकाइयों से माप सकते हैं? तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड से माप सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट से माप सकते हैं, और केल्विन पैमाना एक होता है उससे माप सकते हैं। चलिए, सेकेंड आ जाते हैं हम लोग ऊष्मा पर। किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु क्यों प्रभावित होती है? जैसे हम लोग ले लेते हैं एक गर्म वस्तु है, ठीक, एक गर्म वस्तु है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली ठंडी वस्तु है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ओके, इतना मान लेते हैं। अगर हम दोनों इन वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तब क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स की जो हीट है वो धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर होने लग जाती है, इन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होने लग जाती है। तो जब ये ऊष्मा जो है, हीट जो है वो ट्रांसफर होते हुए हमको दिखाई दे रही है या ट्रांसफर होती है, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है आपका, धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, और इसका बढ़ने लग जाएगा। इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और इसका बढ़ने लगेगा, जिससे क्या होता है, एक तापांतर उत्पन्न हो जाता है दोनों के बीच में। और ये तापांतर क्या है, धीरे धीरे इक्वल होता जाएगा और दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। और इस बात समझ में इतनी, जैसे ये ऊष्मा है, दोनों को संपर्क में लाए तो क्या होता है, ये ऊष्मा यहाँ पर ट्रांसफर होने लग जाएगी, इन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होने लग जाएगी, और धीरे धीरे क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, इसका टेम्परेचर अधिक होने लगेगा, और धीरे धीरे ऊष्मा ट्रांसफर होते होते तापांतर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दोनों का बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग हीट। ठीक है, चलिए, अब इसकी जो हीट है उसको किस में मापा जाता है? तो दो इकाइयाँ इसकी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, एक जूल होता है और एक कैलोरी होती है। इन दोनों में हम लोग ऊष्मा को मापते हैं। अब हम लोग कुछ अंतर के आधार देख लेते हैं। जैसे परिभाषा, दोनों की परिभाषा अलग अलग है, प्रकार अलग अलग है, देखिए, और इकाई भी अलग अलग है, और मापन यंत्र क्या होता है? जो ताप का मापन यंत्र है वो थर्मामीटर है, और ऊष्मा का मापन यंत्र कैलोरीमीटर है। ताप मापन के विभिन्न पैमाने अभी हम लोग देखे कौन कौन से? डिग्री सेंटीग्रेड है,
कौन सा होता है सबसे पहला? डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका जो बर्फ होती है, देखिए बर्फ क्या होती है, उसका गलनांक जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ओके, अगर हम दोनों को विभाजित कर दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक को, तो 100 बराबर भागों में बटा गया है। देखिए फ़ारेनहाइट देख लीजिए। अब फ़ारेनहाइट क्या होता है? बर्फ का गलनांक फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसके बाद केल्विन पैमाना है। केल्विन पैमाने को क्या बोलते हैं हम लोग? किसी भी टेम्परेचर का एसआई पैमाना। अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन देखने जाएंगे और उसको कन्वर्ट करना हो अगर, तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? एसआई यूनिट में हमेशा कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर की यूनिट को। ठीक है, अभी हम लोग कन्वर्जन भी देखेंगे किस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं एटसेट्रा। देखिए परम शून्य तापमान जो है वो कैसा होता है आपका? 0 केल्विन का होता है। 0 केल्विन तापमान को आप परम शून्य बोलते हैं। ठीक, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और जल का गलनांक जो है वो केल्विन में होता है 273 केल्विन और जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ओके, कौन कौन से हमने देखे? फ़ारेनहाइट में देखा जल का गलनांक और क्वथनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था और इसमें कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे क्या था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और केल्विन पे टेम्परेचर पे ये 273 और 373 होता है। ओके, इसके अलावा होता है एक रेमर पैमाना। रेमर पैमाने हम लोग देखते हैं कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री रेमर होता है एंड जल का क्वथनांक होता है 80 डिग्री पे। अब ये देखिए ना, कन्वर्जन आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन है। कई बार पूछ लेते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा जाता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, जो डिग्री फ़ारेनहाइट है अगर उसको डिग्री सेंटीग्रेड में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, प्लस में आप क्या लगा देते हैं? 32 लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, क्योंकि केल्विन टेम्परेचर कई बार याद रहता है हमें, क्योंकि केल्विन में क्या होता है हमको 273 को बस जोड़ना होता है एंड डिग्री सेंटीग्रेड लगाना होता है, बस इतना काम होता है। ओके, और इसमें क्या होता है आपका 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 होता है। बस इतनी चीज़ें आप याद रखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए हमने ऊष्मा में क्या देखा था? डायरेक्टली तापांतर देख करके हमने उसको खत्म कर दिया था। अब विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? किसी पदार्थ के एकक द्रव्यमान को उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब जैसे एक वस्तु है, इसका अगर हम लोग एकक द्रव्यमान ले लेते हैं, एक हिस्सा ले लेते हैं इसके द्रव्यमान का, इस द्रव्यमान का एक हिस्सा लेने के बाद अगर इसके तापमान को बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन बढ़ाया जाता है, तब क्या होता है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो जितनी हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा हमको लग रही है इसमें, उस ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसका सूत्र जो होता है वो याद रखिएगा, Q बराबर mc डेल टी क्यू, डेल टी नहीं, Q नहीं आएगा, हाँ mc एंड डेल टी। ठीक है, तापमान में परिवर्तन, विशिष्ट ऊष्मा, पदार्थ का द्रव्यमान और अवशोषित त्याग की गई वस्तु ऊष्मा। ठीक है, सी बराबर क्या होगा? Q बाय एम डेल टी। चलिए आगे बढ़िए, सही इकाई पर आ जाइए। सही इकाई क्या होती है? जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन होती है। ये सारे ऐसे यूनिट्स मैंने आपको करके बता दी हैं कि किस तरह से निकाली जाती है ना। ये आप कैसे निकालेंगे? जूल जो है वो क्यू की जगह पर आ जाएगा। क्यू क्या है? ऊष्मा है, ऊष्मा को व्यक्त करते हैं जूल में, इसलिए जूल आ गया। द्रव्यमान एम होता है जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं केजी में, और डेल टी जो है आपका तापमान है जिसको हम लोग केल्विन में व्यक्त करते हैं ना। ये हमने देखी ना, ऐसा यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की केल्विन होती है, इसलिए केल लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। तो अलग अलग पदार्थ की अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसे याद रखिएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे बर्फ की आपको विशिष्ट ऊष्मा पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे? 2100, बर्फ की 2100। जल की कितनी होती है? 4200।
तांबे की होती है 390 और लोहे की होती है 460। बस ये याद रखिएगा। चलिए, इसका महत्व और उपयोग देख लेना। जलवायु नियंत्रण में इसका उपयोग होता है। गर्मी शीतन प्रणाली इसमें उपयोग होता है। खाना पकाने में इसका उपयोग होता है ना। हीट का तो अब देखो सभी में यूज होता है। जैसे जलवायु नियंत्रण के लिए क्या होता है, समुद्र किनारे का तापमान संतुलित रहता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है ना। हम लोग ये देखते हैं ना, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है का मतलब क्या है कि जैसे जल होता है उसको उसके जो एकक द्रव्यमान होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो जल है, आपका समुद्र का जो जल है, उसकी क्या होता है, तापमान में जो संतुलन है वो बना रहता है। मीन्स क्या होता है, जल में जो तापमान का संतुलन वो बना रहेगा और न तो ज़्यादा अधिक टेम्परेचर होता है और न ही एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे क्या समुद्र के जो किनारे हैं उनका तापमान बिल्कुल संतुलित, समताप जो बोलते हैं ना, समताप वाली जलवायु आपको कहाँ मिलेगी, समुद्र के किनारों पर ही ज़्यादातर मिलेगी। और जो समुद्र से दूर वाले किनारे हैं, आपके दूर वाले प्रदेश हैं, उनमें क्या होता है, आपको तापांतर बहुत अधिक दिखाई देगा। दिन में ही कई बार तापांतर बहुत अधिक, दिन में सुबह से आपको अच्छा ठंडी ठंडी लगेगी एंड दोपहर में आपको कैसे दिखती है, गर्मी जैसी दिखती है। तो ये जलवायु नियंत्रण में इसका यूज होता है विशिष्ट ऊष्मा का। गर्मी व शीतन प्रणाली, जल का प्रयोग रेडिएटर कूलिंग सिस्टम में किया जाता है ना। यही जल का प्रयोग हम क्या करते हैं, रेडिएटर्स। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो रेडिएटर जैसे गर्म हो जाते हैं तो जल डालने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होते हैं, जल्दी से गर्म नहीं होते। और कूलिंग सिस्टम में क्या होते हैं, जल्दी से कूल नहीं होते हैं एंड वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कूल होते हैं, धीरे धीरे आपके गर्म होते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा। खाना पकाने में भी जो धातुओं के बर्तन है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, उनकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए खाना पकाने में हम लोग क्या करते हैं, धातुओं का यूज करते हैं। मानव शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है, जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। हमारे शरीर का तापमान कैसा रहेगा, बिल्कुल संतुलित रहता है। ओके, ऊष्मा के संचरण के तरीके। अब जो ऊष्मा होती है, मैंने आपको बताया, दो वस्तु जैसे संपर्क में आई तो उससे क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरी तरफ आपके जहाँ से अधिक टेम्परेचर है वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ आपका क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरित आपकी क्या होने लगती है, स्थानांतरित होने लगती है। ठीक है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं इस स्थानांतरण के। कौन कौन से तरीके हैं, वो चालन है, संवहन है और विकिरण है। चालन का मतलब क्या होता है, संवहन का मतलब क्या होता है, विकिरण का मतलब क्या होता है, अब हम लोग ये समझते हैं। कंडक्शन आपने बिल्कुल सुना होगा, इतना तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि चालन तो आपने सुना हो। चालन का मतलब क्या होता है कि जब कोई जो धातु होती है वो क्या होती है, उसमें कण होते हैं, उसमें कंपन या फिर टकराव जो होते हैं उसके कारण ऊष्मा का संचरण होता है। कोई भी धातु हो गई या फिर कोई भी ठोस पदार्थ आपका हो गया, उसमें कण मौजूद होते हैं इस तरह के, और जैसे इससे कोई भी टकराया या फिर कंपन उत्पन्न हुआ, वाइब्रेशन हुआ इसमें, जिससे क्या ऊष्मा का संचरण। जैसे एक तरफ आपने देखा होगा, आपने कोई भी धातु की प्लेट हो गई समथिंग, ठीक है, हम लोग ये समझ, धातु की कोई भी प्लेट हो गई, अगर यहाँ पर आप चम्मच बजाएंगे या फिर कोई भी जैसे आप इसको पीटेंगे, ठीक, इसको पीटा तो क्या होता है, सभी पूरी धातु में आपको कैसे ऐसे कंपन दिखाई देंगे ना, इस तरह से, और पूरा टन ऐसे आवाज आएगी आपको, है ना। तो इसको ही बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या हुआ, यहाँ पर बजाया हमने बट क्या गया, यहाँ तक इसकी वॉल्यूम जो वॉइस है वो आपका कंपन है वो गया है। इसमें कण अपनी जगह नहीं बदलते, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करते। ये वाला कण जो है वो यहाँ नहीं जाएगा, है ना, वो क्या करेगा, यहीं पर कंपन करता है, फिर दूसरा जो उसके पास वाला, देखो ये वाला कण कंपन करा, इसके पास वाला कण, फिर इसके पास वाला, फिर इसके पास वाला, इस तरह ऐसे जाएगा कंपन की, तो इसको बोलते हैं चालन, है ना। जहाँ पे जो कण है वो स्वयं नहीं इधर से उधर जाएगा, वो सिर्फ अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। ठीक, जैसे अभी मैंने बताया आपको, धातु की छड़ को गर्म करना है ना, या फिर चम्मच को गर्म दूध में डाल देते हैं तो पूरा चम्मच हमारा गर्म हो जाता है ना। चलिए, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। विशेषता क्या है इसकी, यह केवल ठोसों में मुख्य रूप से होता है। चालन जो है आपका ठोसों में मुख्य रूप से होगा। देखिए, अब हमने क्या करा, अग्नि ली, अग्नि से क्या करा, धातु की छड़ रखी अग्नि पर, इस तरह से यहाँ आग लगाई, बर्नर लगाए, यहाँ पे धातु की छड़ रखी, एक सिरा हम गर्म कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, थोड़ी देर में ये वाला सिरा भी गर्म होने लग जाएगा। तो यही है कंडक्शन। चलिए, संवहन पर आ जाइए। संवहन क्या होता है, संवहन में हम लोग देखते हैं
कि द्रव में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो कैसे होता है, संवहन के थ्रू होता है। यह गर्म और ठंडे कणों की गति से होता है। अब यहाँ पर क्या करता है, कण गति करेगा, कण जो है वो अब गति करेगा। अब वो सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा भी, ट्रांसफर करेगा। वो जैसे पानी को गर्म करा हमने तो नीचे का पानी ऊपर आता है और ऊपर का नीचे जाता है। कैसे जाता है, मीन्स देखिए ये हम लोग पानी का एक वो ले लेते हैं, देखिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। पानी का एक बर्तन लिया, इसको नीचे से गर्म किया, इससे क्या होता है, ये वाले आपको देखना मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे ऊपर आते हुए दिखेंगे ना, इस तरह से ऊपर आते हुए दिखेंगे। देखा होगा आपने कभी ध्यान से, कोई पतीला आप गर्म करने रखते हैं पानी का, तो क्या होता है, ये वाले अणु जो है नीचे नीचे जो गर्म हो चुके हैं, है ना, जो गैस के पास और कण जो गर्म हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर आते हुए आपको दिखाई देंगे इस तरह से। और ये वाले जो कण है वो ऊपर आएंगे, और जो ये ठंडे ठंडे कण है अब वो क्या करेंगे, नीचे इसके प्लेस ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं ना। और जो ये गर्म कण है वो क्या करते हैं, आप वाष्प बनकर उड़ने लग जाएंगे। ठीक, यही होता है आपका संवहन। तो देखिए क्या बोला, ये वायु में पंखे से गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे आती है, जैसे बस ये चीजें हैं। या तरल और गैसों में होता है, ज्यादातर किसमें होगा, आपको तरल में भी दिखाई देगा और गैस में दिखाई देगा। ये याद रखिएगा कि ये किस किस में दिखाई दे रहा है आपका। ओके, चलिए संवहन पर आ जाइए। इसको चित्र के थ्रू बताया गया है। ठंडा पानी नीचे है, ओके, ठंडा पानी नीचे है, बर्तन में पानी है, और गर्म पानी कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बस ये अभी मैंने बताया, वही सारी चीजें हैं। चलिए रेडिएशन पर आ जाइए। रेडिएशन अब क्या होता है, जो कि कैसे होते हैं, तरंगों के रूप में होते हैं। रेडिएशन क्या होता है, विकिरण या फिर तरंगों के रूप में होता है। ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी संभव है। देखिए इसमें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है तरंगों में, सबसे पहली बात तो। और ये वैक्यूम में भी चलती हैं, और कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और इसका उदाहरण है सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना, आग के पास बैठने पर गर्मी महसूस होना। विशेषता क्या है इसकी, यह ठोस, गैस तथा निर्वात सभी में हो सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा इसमें कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ हो रही है। जैसे आपका चालन जो है वो सिर्फ ठोस में होता है, संवहन जो है वो तरल और गैस में होता है, और जो विकिरण वाली जो चीजें हैं वो ठोस, तरल, गैस तथा निर्वात सभी में हो सकती है। विकिरण मीन्स आप समझ ही गए होंगे, जैसे चुंबकीय विकिरणें भी होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक, ये क्या करती है, रेडियो तरंगे भी हमारी इधर से उधर जा सकती है, निर्वात में भी जा सकती हैं। ठीक, और इसमें हमको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना, मेन बात तो यही है। चलिए अब इसके अलग अलग तरह से तुलना की गई है, जैसे चालन हो गया, संवहन हो गया, विकिरण हो गया, अलग अलग प्रकार से इसकी तुलना की गई है। बस ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर की या फिर इस टॉपिक की आपको क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं। साक्षी गुप्ता क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा, उस पर आप जुड़ जाइए। आपको सारी PDF जो हैं, जो पुरानी क्लासेस हैं, ओल्ड क्लासेस, उनसे रिलेटेड PDF भी आपको मिल जाती है वहाँ से, और जो हमारे न्यू वीडियोस आते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। एंड अगर कोई डाउट रह जाता है इसके बाद भी, तो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है।